नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। मैं डॉक्टर माधुरी आप सभी को आज हिंदी भाषा और उसके विकास के भाग 3 में हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का विस्तार और खड़ी बोली के उदय के बारे में बताने जा रही हूँ। किस प्रकार सौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का जन्म हुआ और फिर निरंतर ब्रज भाषा से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का किस प्रकार विस्तार हुआ है ये जानते हैं हम। 800 ईस्वी से 1200 से लगभग 1300 ईस्वी तक सौरसेनी अपभ्रंश भाषा, जिसे नागर अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत में साहित्य की विशाल भाषा के रूप में प्रखर रही थी। अर्थात सौरसेनी प्राकृत से सौरसेनी अपभ्रंश और फिर ब्रज भाषा का जन्म हुआ है। इसके कुछ स्वरूप मिलते जुलते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं यहाँ पे कि ब्रज भाषा में ऊकार की और बड़ी ऊ की मात्रा की बहुलता के साथ औकारांत प्रवृत्ति थी। मतलब कोई भी शब्द अंत होने में औ की औ लिखा रहता था, जो सौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश में भी मिलते हैं। पुल्लिंग संज्ञाओं, विशेषणों, कृदंतों के कर्ता और कर्म कारक एक वचन रूपों का ऊकारांत होना सौरसेन की प्रधानता थी। मध्यकाल में ब्रज भाषा का किस तरह किन किन जगहों पर विस्तार हुआ, इसके बारे में भी हम जानते हैं कि पूर्व में बंगाल और असम में ब्रज भाषा अपनी काव्य की भाषा के रूप में अपना ली गई थी। वहीं पश्चिम में गुजरात और कठियावाड़ में, फिर उत्तर में पंजाब और दक्षिण में महाराष्ट्र ब्रज भाषा के रूप में काव्यों में विस्तृत हो गया था। वहीं आधुनिक काल तक आते आते ब्रज भाषा का क्षेत्र फिर संकुचित हो गया था। वह मथुरा, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, एटा, फिरोजाबाद, बदायूं तक ही सीमित रह गया था। अपभ्रंश से उत्पन्न ब्रज भाषा का नाम 12वीं शताब्दी में पिंगल था। ब्रज भाषा के कुछ प्रधान जगहों के स्वरूप हैं, जो पूर्वी मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। वहीं पश्चिमी में मथुरा, आगरा, बुलंदशहर, दक्षिण में भरतपुर, करौली, धौलपुर, पश्चिमी ग्वालियर और पूर्वी जयपुर है। ये सब जगह के नाम थे जहां ब्रज भाषा अपने प्रयोग में थी। ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में व्यापक किस प्रकार विकास हुआ था, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि राहुल सांकृत्यायन ने ब्रज भाषा काव्य का प्रारंभ सिद्ध साहित्य से माना है। 8वीं शताब्दी के सिद्ध सरहपा के साहित्य में ब्रज भाषा के उदाहरण मिलते हैं। जैसे यहाँ हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जनिमण पवन न संचरई सर्व ससीनाह प्रवेश तह बट चित्त विश्राम करो सरहे कहिय उवेश। इस दोहे का शब्द मन पवन नाही पवेश विषाम ब्रज भाषा के उदाहरण है। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सिद्ध साहित्य से इसकी शुरुआत हो गई थी। पुरानी ब्रज भाषा में द्वित्व यानी कि दोहा और चौपाई की प्रवृत्ति थी, जो अपभ्रंश में ग्रहण किया गया था। इन सब से हम यही साबित कर सकते हैं कि ये अपभ्रंश से ही निकली हुई भाषा है, जिसे बाद में पद में कोमलता और मधुरता के कारण समाप्त कर दिया गया था। 11वीं-12वीं शताब्दी में ब्रज भाषा अपने दूसरे चरण में था, क्योंकि उस समय द्वित्व वर्णों के साथ उकार और अनुनासिकता का प्रयोग बढ़ गया था। 14वीं शताब्दी तक ब्रज भाषा का पूर्ण विकास हो गया, जिसमें कृष्ण भक्त और रीतिकालीन कवियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उपरोक्त धीरे धीरे ब्रज भाषा मध्यकाल में आकर व्यापक काव्य भाषा बन गई थी, जो संपूर्ण हिंदी प्रदेश में इसका एक छत्र शासन रहा था। हिंदी भाषा में इसका साहित्य में खड़ी बोली ने इसे एक अपने रूप से अपना एक नया उदय हुआ और उनका विकास होने लगा। तो अभी हम जानते हैं कि किस प्रकार हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का उदय हुआ। खड़ी बोली मुख्यतः दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली को कहते हैं। इसकी उत्पत्ति दिल्ली के मुगल शासकों के प्रभाव और व्यापकता के कारण खड़ी बोली दिल्ली के हिंदी की समानार्थी भाषा बन गई। सिंधु और सिंधी को ही फारसी में हिंदी, हिंदू और हिंदी कहते हैं। दरअसल संस्कृत का स फारसी में ह हो जाता है। 14वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने ही सर्वप्रथम मुकरियां और पहेलियां खड़ी बोली में लिखी थी। खड़ी बोली गद्य के विकास में कई महत्वपूर्ण लोगों ने अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन ब्रज भाषा और अवधी भाषाओं के काव्य भाषा होने के कारण खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में नहीं बन सकी थी। वहीं
परंतु भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे गद्य की भाषा के रूप में स्थापित कर इसका मार्ग खोल दिया और आगे चलकर काव्य की भाषा के रूप में स्वीकृत कर ली गई थी। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि ने ब्रज भाषा को छोड़ करके खड़ी बोली में ही अपनी रचनाएं करने लगे। इससे खड़ी बोली का उत्तरोत्तर विकास होता गया था। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली के लिए 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज में, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, जहां हिंदी और उर्दू के अध्यापक आए। उन्हीं में से खड़ी बोली के विकास में जिन 4 लोगों के नाम प्रमुख हैं, उनके नाम और कृतियां यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ, जिसमें मुंशी सदासुख लाल ने सुख सागर की रचना की, ईंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी और लल्लू लाल ने प्रेम सागर की। वहीं सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान और मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास, कामायनी ने जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद ने पल्लव, महादेवी वर्मा ने दीपशिखा और निराला ने अनामिका। ये खड़ी बोली के उत्कृष्ट रचनाएं हैं। हालांकि मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे बताना चाहती हूँ, जो कि जिसमें हिंदी और उर्दू के जो अध्यापक गिलक्राइस्ट ने नियुक्त की थी, उनमें लल्लू लाल और सदल मिश्र, इन दोनों ने अपने महत्वपूर्ण भूमिका के साथ खड़ी बोली को आगे बढ़ाया, जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शिखर तक पहुंचाया। भारतेंदु जी ही हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी और अन्य लेखकों ने उस समय उसे अपने विकास पर पहुंचाया। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम हिंदी के अनेक बोलियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।